हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में ऑनगोइंग क्राइसिस है उसके ऊपर है। उसके क्या कारण रहे हैं और इंडिया के ऊपर इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और इंडिया के लिए बहुत कंसर्न वाली बात क्यों है ये हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये जो ऑनगोइंग क्राइसिस हैं ये 2019 ऑनवर्ड्स जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है और अभी टिल डेट जो चली रही हैं उसको नाम दिया गया है इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये अब तक का जो श्रीलंका का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। और ऐसा ये इसलिए है क्योंकि जो भी फॉरेन डेप्ट है हमारे पास श्रीलंका का जो फॉरेन डेप्ट उस पर ये लोग जो है उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार इंटरेस्ट पेमेंट जो है श्रीलंका नहीं कर पाया क्योंकि इनके पास फॉरेक्स ही नहीं बचा है। जो फॉरेक्स मतलब फॉरेन जो रिजर्व है इनके पास वो एकदम बिल्कुल डिप्लीट हो चुका है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना। फूड प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं। फूड की शॉर्टेज है, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उसकी शॉर्टेज है, उसके अलावा जो फ्यूल है उसकी शॉर्टेज है। हमने देखा दुकानों पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, डेली वहाँ पे ब्लैकआउट चल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, फ्यूल नहीं है, डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और हमने देखा कि जो मार्च 2022 में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए उसके कारण जो है जो गोटबाया राजपक्षा था, गो बैक गोटबाया राजपक्षा, उनको अपना जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्हें अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। और इसके बाद जो है रनिल विक्रम सिंघे जो हैं वो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अभी मिनिस्टर ऑफ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो भी अपने पास ले रखी है। ये विक्रम सिंघे पहले 5 टाइम प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट टर्म पे रह भी चुके हैं। तो हमने मोटा मोटा देख लिया कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो क्या है। और अब हम देखेंगे कि इसके क्या रीज़न रहे। तो हमने रीज़न को क्लासीफाई कर रखा है कि हिस्टोरिक रीज़न क्या था, इसमें चाइना का क्या रोल है, जो चाइना डेट ट्रैप है, कोविड-19 का पेंडेमिक का क्या रोल है, और जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था गोटबाया राजपक्षा का और प्रीवियस गवर्नमेंट्स का उनका क्या रोल है। इसके अलावा अदर सीजन में हम देख लेंगे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसने क्या इफेक्ट डाला और भी क्या क्या कारण रहे, जो करप्शन है इनका। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिक रीज़न। देखिए हिस्टोरिक रीज़न हमें पता है लगभग 25 से 26 साल जो है वहाँ पे सिविल वॉर चली, जो LTTE था और वहाँ की श्रीलंकन गवर्नमेंट में जो फाइट थी सिविल वॉर, जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, उसमें अगर हम बात करें तो लगभग अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट की भी बात माने तो 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जो यूएन की जो एस्टिमेट है, यूएन के अकॉर्डिंग लगभग 80,000 से लेकर के 1 लाख लोगों ने इस 25-26 साल में अपनी जान गंवाई, जिसमें श्रीलंका की आर्मी के लोग थे, श्रीलंका की पुलिस के लोग थे, फिर जो फाइटर्स थे तमिल फाइटर्स और वहाँ के सिविलियन। तो एक तरह से ये जो वॉर बहुत लंबी चली, लगभग 2-2.5 दशक, तो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। तो ये लगभग 200 बिलियन US डॉलर इस जो वॉर चली उसका। वॉर के बाद जो फिर इन्होंने डेवलपमेंट करना पड़ा उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बोरोइंग की। तो एक तरह से हिस्टोरिक रीज़न भी है। जो वॉर लगभग हम आपके यहाँ चली है 1983 से, वॉर का पीरियड जो सिविल वॉर थी वो 1983 से 2009 तक। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुई और वॉर कॉस्ट को चुकाने पे लगभग जो 200 बिलियन डॉलर US डॉलर इन्हें वॉर कॉस्ट थी, उसको फिर उन्होंने रीडेवलपमेंट वर्क के लिए जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस में बाकी जगह के लिए लोन लिए। तो इसका फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ से भी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी जड़ यहीं पे थी। फिर हम नेक्स्ट रीज़न देखते हैं। नेक्स्ट रीज़न था चाइना डेट ट्रैप। चाइना से बहुत ज़्यादा बोरिंग की है श्रीलंका ने और हमने देखा कि जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो भी इन्हें लीज पे देना पड़ा 99 साल के लिए। तो देखिए चाइना डेट ट्रैप, हमें पता है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या जिसे हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, वो $1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट डॉलर प्रोजेक्ट है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। और इसमें ये क्या करते हैं कि कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे अपनी ही कंपनी के थ्रू उसी को मतलब उनकी गवर्नमेंट को जिस स्टेट में ये जिस देश में ये बनाना चाह रहे हैं उनको लोन दे करके, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को लोन दे करके और अपनी कंपनियों से ही काम करवाते हैं। तो अगर हम श्रीलंका के डेप्ट की बात करें, आउटस्टैंडिंग फॉरेन जो डेप्ट की बात करें अगर श्रीलंका की, तो वो लगभग 26.5 बिलियन के आसपास है। और इसमें अगर हम चाइना का बोलें तो इसमें 7 बिलियन जो है वो चाइना का है, जो आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी में जो डेप्ट है श्रीलंका का, जिसमें 7 बिलियन में 4.3 बिलियन जो है वो जो चाइना का जो एग्जिम बैंक है, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना उसका है। और लगभग 3 बिलियन 2.8 कह लें 2.8 बिलियन जो है वो आपका चाइना डेवलपमेंट बैंक। अभी हम इसमें AIIB और इन सब बैंक का हमने नहीं जोड़ा है। और चाइना
डेट ट्रैप के अलावा जो है इनकी इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड के थ्रू जो इन्होंने श्रीलंका ने जो करेंसी बोरोइंग की है, फॉरेन करेंसी आईएसबी, वो लगभग जैसे जैसे यूरो बॉन्ड बोलते हैं, वो आईएसबी इंटरनेशनल सॉवरेन बोरोइंग, वो लगभग 36.5% वो हैं। 20% तो चाइना का ही और 36.5% इनका। इसके अलावा एक होता है पी पी जी पी पी जी होता है आपका पब्लिक एंड पब्लिकली गारंटीड डेप्ट। तो पीपीजी जो डेप्ट है वो लगभग 20% है, जिसमें जो है चाइना की जो कॉमर्शियल लैंडिंग है श्रीलंका की गवर्नमेंट को, और श्रीलंका के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, वो लगभग 20% है। तो एक तरह से चाइना से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है चाइनाज डेप्ट। क्योंकि देखिए अभी आईएमएफ से अगर इनको लोन लेना होगा श्रीलंका को, तो श्रीलंका बोलेगा आप अपना जो पहले जो डेप्ट है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करिए। और चाइना क्या है, चाइना जो है रीस्ट्रक्चर पे जोर नहीं देता है ना, एक परेशानी ये भी आएगी इनको, इसलिए चाइना का डेट ट्रैप बोला जाता है। आइए नेक्स्ट रीज़न देखते हैं। नेक्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का। अब इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट क्या है, देखिए जो राजपक्षा की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने चाइना से जो है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने यहाँ करवाए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। वो ऐसे ही कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो जिनका ज़रूरत उस टाइम में नहीं थी वो करवाए गए। तो एक तरह से एक मिसमैनेजमेंट तो ये हो गया। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इन्होंने बिग टैक्स कट्स अनाउंस किए। बिग टैक्स कट में इन्होंने जो है वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें भी कमी लाई। इसके अलावा जो इनकम टैक्स था उसमें भी कमी लाई। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज उनका भी टैक्स रिडक्शन किया। और जब जो श्रीलंका की जो सिविल वॉर ख़त्म हुई 2009 में, उसके बाद जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है डोमेस्टिक पे ज़्यादा ध्यान दिया, जो डोमेस्टिक ट्रेड है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया, मतलब फॉरेन ट्रेड पे ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया। और जो इनका इंपोर्ट था वो बढ़ता ही गया। और प्रेजेंट डेट में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस था वो लगभग -3 बिलियन, मतलब ये 3 बिलियन ज़्यादा इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट के कंपैरिजन इंपोर्ट 3 बिलियन ज़्यादा था। तो ये भी एक तरह से मिसमैनेजमेंट था। अब क्योंकि ये 2019 से ही इनके पास दिक्कतें शुरू होने लगी थी, तो इन्होंने क्या किया, एक डिसीज़न लिया कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, तो उस पे इन्होंने बैन लगा दिया फर्टिलाइज़र्स पे, क्योंकि वो इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता था और इनके पास फॉरेन रिजर्व था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइज़र पे बैन कर दिया और रातों रात डिसाइड किया कि हम सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़ोर देंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़ोर देने का मतलब ये हुआ कि अचानक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके लिए तैयार नहीं थे वहाँ के फार्मर्स, प्लस और एट रैंडम इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भेज दिया सबको। इस वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हुआ, तो खाने की दिक्कत आई, फूड शॉर्टेज हुआ। इसके अलावा जो टी और कॉफ़ी का काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन होता है श्रीलंका में, तो वो बहुत इन्हें नुकसान हुआ, टी प्लांटर्स को, कॉफ़ी प्लांटर्स को। तो ये भी एक तरह का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था। इसके अलावा खैर ये रीज़न अलग आएगा अदर रीज़न में। देखिए टूरिस्ट फुटफॉल बहुत कम हुआ जब 2019 में वहाँ पे ईस्टर के दिन 7 जगह बॉम्बिंग हुई, 7-8 जगह बॉम्बिंग हुई। उसके बाद से टूरिस्टों ने आना यहाँ पे बंद कर दिया। फिर हम देखेंगे जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके बाद भी टूरिस्ट आना बंद हो गया, या कोविड-19 पैंडेमिक उसके बाद भी टूरिस्ट आना बंद हो गया, क्योंकि मेजर टूरिस्ट जो थे वो रशिया यूक्रेन के ही आते थे श्रीलंका में। तो एक रीज़न रशिया यूक्रेन वॉर का ये भी इम्पैक्ट पड़ा इन पे। इन्फ्लेशन तो है ही है। आइए नेक्स्ट रीज़न देखते हैं। अब हम देखेंगे कोविड-19 पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा हमारे एक्सपोर्ट पे श्रीलंका के। इसके अलावा टूरिज़्म पे, टूरिज़्म हर जगह पूरी दुनिया में कम हो गया कोविड-19 की वजह से, क्योंकि एक तो फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, उसके अलावा फिर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। तो जो टूरिज़्म सेक्टर था कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। इसके अलावा जो इनके बहुत सारे श्रीलंका के वर्कर्स थे गल्फ़ में, वो रेमिटेंसेस भेजते थे, लेकिन जब कोविड आया तो उनकी जॉब छूट गई। तो क्या हो गया, रेमिटेंसेस आने बंद हो गए। रेमिटेंसेस क्या आते थे, फॉरेन रिजर्व में आते थे। तो एक नुकसान इनका यहाँ पे फॉरेक्स ऐसे कम होने शुरू हो गया। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में लोगों के पास काम थे, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो कोविड-19 का पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा असर पड़ा इनकी इकॉनमी पे। और वो असर, और ये अभी तक जैसे इंडिया पे असर नहीं पड़ा ज़्यादा, इंडिया उबर चुका है, लेकिन श्रीलंका कोविड-19 के पैंडेमिक से अभी तक उबर नहीं पाया है।
इसके अलावा अदर सीजन में हम देखेंगे रशियन यूक्रेन वॉर और इंटरनल करप्शन। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर की जैसे देखिए पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और डॉलर के मुकाबले सारी करेंसीज जो है गिर रही हैं, फ्री फॉल एक तरह से। और एक बात मैं बताऊं आपको, जब इन्होंने टैक्स कट दिया था, जब आपके राजपक्षे गवर्नमेंट ने जो टैक्स कट दिया था उसकी वजह से उसका एक असर ये भी हुआ कि श्रीलंका का जो रेवेन्यू था वो फॉल हुआ, क्योंकि टैक्स कट होगा तो रेवेन्यू अपने आप ही फॉल होगा। और रेवेन्यू फॉल होने की वजह से उनकी जो करेंसी थी, करेंसी में भी फ्री फॉल देखने को मिला। इस वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। अगर हम अप्रैल 2022 की बात करें तो अप्रैल 2022 में जो है लगभग 20% इन्फ्लेशन था और फूड इन्फ्लेशन की बात करें वो 30% था। और ये अभी अक्टूबर आते आते, अगर अक्टूबर की हम बात करें, अक्टूबर महीने में जो है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो श्रीलंका में 66% था। और जो कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन जो है लगभग 85% था एज पर IMF एस्टिमेट्स। तो देखिए रशिया यूक्रेन वॉर की जैसे तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है। और मैंने ये भी बताया कि आपको जो श्रीलंका में टूरिस्ट आते थे वो रशिया यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा आते थे, तो टूरिज्म का तो नुकसान है ही है। इसके अलावा फ्यूल वगैरह की कॉस्ट बढ़ रही है। देखिए वॉर का इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, हर सबकी करेंसी वीक हो रही है। अभी ये 200-250 रुपये श्रीलंकन रुपये डॉलर के बराबर हो रखे हैं। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर भी एक रीज़न है। और जो जेलेंस्की उन्होंने बोला कि श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस जो है रशिया उसके लिए जिम्मेदार है, जेलेंस्की ऑन रिकॉर्ड बोला है। और मैक्सिमम टूरिस्ट रशिया यूक्रेन के ही आते थे श्रीलंका में। और ग्लोबल इन्फ्लेशन, फिर फूड क्राइसिस, फिर फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट है। इसके अलावा इंटरनल करप्शन, देखिए राजपक्षा काफ़ी ज़्यादा चाइना के प्रो थे और इसका रीज़न ये भी था कि इनके इंटरनल बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो करप्शन भी एक रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे बैंक जो है दुनिया भर के उसने नोट प्रिंट कर दिए, जो श्रीलंका का आपका सेंट्रल बैंक था उन्होंने। तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा रीज़न हैं यहाँ पे क्राइसिस के, इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं। आइए अब हम देखते हैं अपना, अब ये जो डेप्ट है उसको कैसे इन्हें वो करना है, मतलब आगे क्या किया जा सकता है श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में। और एक बात मैं बताना भूल गया, जो टूरिज़्म सेक्टर था, टूरिज़्म सेक्टर में लगभग 5%, 5-5.5% जो है 5.6% इनकी GDP श्रीलंका की GDP में मदद करता था 2018 तक, मतलब ईस्टर की बॉम्बिंग से पहले लगभग 6% जो है श्रीलंका की GDP में टूरिज़्म सेक्टर का रोल था। और आज की डेट में बात करें तो ये 1% से भी कम है। तो इस तरह से फॉरेन रिजर्व यहाँ से भी कमाने लगा। अब देखिए अब श्रीलंका ने अप्लाई किया है IMF से बेल आउट का पैकेज के लिए। तो IMF का जो एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी है ये श्रीलंका को अभी तुरंत तो मिल नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है। अभी सितंबर में जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है ना, ताकि जो है इन्हें $2.9 बिलियन दिया जाए श्रीलंका की गवर्नमेंट को। लेकिन IMF का जो बेल आउट है वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अभी जो है सीनियर मैनेजमेंट जो होगा, सीनियर मैनेजमेंट IMF का वो अप्रूव करेगा। अभी तो केवल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही हुआ है। और जो है सीनियर मैनेजमेंट जो है ऐसे नहीं बोल देगा कि भाई हाँ ये लो, जो पैसा ले जाओ और आपका ये बेल आउट हो गया। तो IMF जो है उसकी कुछ शर्तें रहती हैं। सबसे पहली शर्त तो रहेगी कि आप अपना डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करिए। और ये मैंने बताया था आपको चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि चाइना जो है कभी भी डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करता। रैदर चाइना जो है वो बोलता है कि आप रीफाइनेंस कर लीजिए, अपने लोन को रीफाइनेंस करिए, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग की जगह। तो जब तक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी तो IMF का लोन प्रोसेस होना काफ़ी मुश्किल है। इससे पहले भी जो है इन्होंने, श्रीलंका ने IMF से लोन लिया था 2009 में, फिर 2016 में, ठीक है। और जो फॉरेन डेप्ट जो है 56 मिलियन लगभग 2020 तक उनका हो गया था। तो ये सब दिक्कतें हैं और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक कंसर्न की बात है। इंडिया पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन एक कंसर्न की बहुत ज़्यादा बात है, क्योंकि श्रीलंका अगर बोलेगा आप अपना डेप्ट रिफाइनेंस करिए तो दोबारा इन्हें और डेप्ट देगा। और ये जो है श्रीलंका जैसे हम्बनटोटा पोर्ट इन्हें लीज पे देना पड़ गया। अब ये जो है श्रीलंका बहुत ही स्ट्रेटजिक पोजीशन है श्रीलंका की। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है श्रीलंका और इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका इंडिया के लिए। इंडिया श्रीलंका की लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी इनके कल्चरल टाइज़ हैं, है ना। और आज की डेट में डेवलपमेंट हो गया, कल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों पे इंडिया श्रीलंका काफ़ी अच्छा संबंध है। इंडिया जो है इसका लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर श्रीलंका का था, है ना। और
और ये क्राइसिस अगर बढ़ गई, देखिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है, तो श्रीलंका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पहले इंडिया से ही करता था, और अब जो है इंडिया को रिप्लेस कर लेगा चाइना। ठीक है, अब जो हम्बन टोटा पोर्ट ने लीज पे दिया है सिविल यूज़ के लिए, बाद में क्या होगा ये मिलिट्री यूज़ के लिए भी होने लगेगा, तो इसलिए श्रीलंका हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो हमने देख लिया कि भैया कम्युनिस्ट चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को, इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। अब अगर बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ गई तो रिफ्यूजी आने लगेंगे श्रीलंका से, वैसे भी तमिल रिफ्यूजी काफ़ी आए हुए हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि इंडिया का जो है टी और रबड़ इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना। जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो वो इंडिया में आने लगेंगे। इसके अलावा इंडिया श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट और कर सकता है, और चाइना के जो इम्पैक्ट है उसको बैलेंस कर सकता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें हम और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अभी इंडिया ने किया क्या है, इंडिया ने लगभग $4 बिलियन जो है डिफरेंट डिफरेंट एड के रूप में इसको दिए हैं हमने श्रीलंका को, जिसमें क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी है ना, लोन है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, फूड दिया है हमने, फ्यूल दिया है इन्हें, हमने मेडिसिन दी है। ठीक है, क्योंकि जो फार्मा क्राइसिस बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, वो फार्मा क्राइसिस लगभग 80% जो मेडिकल सप्लाई है श्रीलंका की वो इम्पोर्टेड होती है। तो और इम्पोर्ट करने के लिए चाहिए फॉरेन रिजर्व, तो फॉरेन रिजर्व इनके पास है नहीं। फॉरेन रिजर्व होता तो इंटरेस्ट पेमेंट ही कर लेते, लोन चुकाना बहुत दूर की बात है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो लगभग 80% मेडिकल सप्लाई इम्पोर्ट करती हैं। तो इंडिया ने जो एसेंशियल मेडिसिन भी इन्हें प्रोवाइड करी है। और अगर हम चाइना की बात करें तो केवल 74 मिलियन, कहाँ लगभग 4 बिलियन, लगभग 4 बिलियन इंडिया ने दिया है, और चाइना ने केवल 74 मिलियन। तो इस तरह से हम चाइना को बैलेंस भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे डीजल और पेट्रोल की कमी हो गई, तो हमने 27,000 मेट्रिक टन डीजल पेट्रोल भिजवाए, 40,000 टन हमने राइस भिजवाया, बहुत सारा शुगर भिजवाया, वीट भिजवाया, खाने के लोग लाले पड़े हुए हैं वहाँ पे। और हम जो है एडिशनल 1 बिलियन और इनकी इकॉनमी को मदद करने के लिए देंगे। इसके अलावा क्रेडिट लाइन हमने दे रखी है, बताया अडानी पोर्ट इन्वेस्ट कर रहा है। तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है यहाँ पे श्रीलंका की क्राइसिस में। और क्योंकि इंडिया का कंसर्न है श्रीलंका से, बहुत ही ज़्यादा जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है श्रीलंका का, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक लोकेशन है, स्ट्रेटजिक पोजीशन है इंडियन ओशन में श्रीलंका की। हम इनके साथ बिम्स्टेक में भी हैं, इनके साथ सार्क में भी हैं, हमारे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है श्रीलंका। हम श्रीलंका के अपने ही आसपास हम जो चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में हम्बन टोटा हम नहीं देना चाहते श्रीलंका को। देखिए जब विक्रम सिंघा आए प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने बोला भी कि जो है इंडिया ओनली नेशन था, इंडिया वॉज द ओनली नेशन विच हेल्प्स आउट श्रीलंका, है ना। तो कंटिन्यूइंग फूड, फ्यूल एंड फार्मा सप्लाई, है ना, इंडिया ने इनको दिया। और अभी तो जैसे रनिल विक्रम सिंघा जो हैं अभी जुलाई 2022 में बने हैं, उससे पहले जो है आपके जो थे, क्या नाम है इनका, रनिल विक्रम सिंघा जी का से पहले राजपक्षे, तो राजपक्षे जो थे, गोटाबाया राजपक्षे, इनका टर्म था जो था वो आपका 2019, लगभग 2019 से जुलाई 2022। तो नेक्स्ट ईयर वहाँ पे इलेक्शन भी हैं। ये इनका केवल प्रोबेशनरी पीरियड होगा रनिल विक्रम सिंघा जी का 1 साल का ही, क्योंकि अगले साल वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन है। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन है तो इंडिया को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा इशू होगा वहाँ के इलेक्शन में। और इंडिया को जो श्रीलंका में डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। इस तरह हम अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।